नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर है। मैं एमडी साइकेट्रिस्ट और एलएलबी किया हुआ और एज ए मेडिकल लीगल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे अभी जो इवेंट बनती है, ख़ास करके बच्चों को लेके, एडिक्शन को लेके, रेकलेसनेस बिहेवियर को लेके, फैमिली में इशू लेके, और फिर इंटरपर्सनल इशू मतलब हस्बैंड वाइफ के इशू, वाइफ के या तो हस्बैंड के अपने पार्टनर के फैमिली वालों के साथ जो इशू बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि पैसे के शॉर्टेज या तो पैसे न होने के कारण बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी होती है, मगर ये जो सोच है वो आधी अधूरी है। पैसे के कारण जो तकलीफ़ें खड़ी होती है उसका हम सॉल्यूशन नहीं ला पाते, मगर तकलीफ़ें खड़ी होने के कारण में सबसे ज़्यादातर जो पाया गया है वो माइंडसेट है। हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह हम एक्शन लेते हैं, वो मैटर करता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। ज़्यादातर जो लोग अभी काउंसलिंग में या तो अस्पताल में आते हैं, क्लिनिक में, उनमें हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता है। कभी कभी बच्चों को लेके बहुत इशू बनते हैं और पेरेंट्स लेके आते हैं, मगर उसका बेस क्या होता है वो या तो उसका मेन रीज़न क्या है वो उनको पता नहीं होता। तो हम बात करते हैं कैसे किस तरह आज के बच्चों के जो इमोशन होते हैं, उनका बिहेवियर होता है, उसके पीछे के रीज़न क्या है। और बच्चे में से कभी कभी एडल्ट बनने के बाद भी, शादी के बाद भी बहुत सारे इशू बनते हैं और जिसको हम सोशल लेवल लगा देते हैं। फिर कभी कभी वो लीगल इशू भी बन जाता है, मगर उसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह एक पर्सन जिसका बॉर्न होता है, जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है, और उसको एक एनवायरनमेंट में अगर बड़ा किया जा रहा है और दूसरे एनवायरनमेंट अगर वही बच्चे को अलग एनवायरनमेंट दिया गया हो तो उसका नेचर कैसा बनेगा, उसकी कॉपिंग मैकेनिज्म कैसी बनेगी, वो बहुत मैटर करता है। लोग ज़्यादातर तकलीफ़ खड़ी होती है तो उसका सॉल्यूशन लेने के लिए दवाई दे दो, ये दे दो, सर ऐसा हो रहा है, मगर ज़्यादातर लोगों को सॉल्यूशन में उनका जो मेन रूट कोज है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिजोल्व करने का सोचते नहीं हैं। जैसे हमारी भाषा में जो बोलते हैं, मेडिकल भाषा में, कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और इटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि जो लक्षण है कुछ तकलीफ के, तो वो लक्षण मिट गए तो समझ लो कि अभी दवाई की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके जो कारण होते हैं, मूल जो बीमारी के, उसको कोई सोल्व नहीं करना चाहता। जैसे कि टीबी हुआ है और टीबी में अगर वज़न कम हो रहा है, बुखार थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या तो खांसी आ रही है, कफ हो रहा है, तो इंसान उसकी दवाई लेने के लिए तैयार हो जाएगा कि 3 या 5 दिन की दवाई दे दो, सर चलेगा, बाकी कोई दिक्कत क्या हो तो हमें लगता नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप बुखार की दवाई दे दो सर, टीबी की जांच नहीं करवानी। अब हम अगर टीबी की जांच ना करवाए तो जो मेन बीमारी टीबी की है तो वो मिटेगी नहीं। सिर्फ अगर दवाई ली, जैसे कि बुखार के लिए या कफ के लिए, तो वो टेम्पररी राहत हो जाएगी, मिटेगी नहीं। तो इस तरह ज़्यादातर जो बिहेवियर इश्यू रहते हैं, इमोशनल जो इश्यू होते हैं, दो व्यक्ति के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके पीछे के रीज़न ऐसे होते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में, जैसे कहा कि बच्चे मोबाइल के एडिक्शन हो जाते हैं, दारू के एडिक्शन हो जाते हैं, किसी का रेकलेसनेस बिहेवियर होता है, लड़की या लड़का माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, हस्बैंड को हार्ट अटैक आता है, या तो एडिक्टेड होता है, या तो वाइफ फ्रिक्वेंटली झगड़ा करके डाइवोर्स कर देती है, या तो मेडिको लीगल केस कर देते हैं। तो ये सब के पीछे के रीज़न जानना ज़रूरी है। ये रीज़न में ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, और उस ये ह्यूमन साइकोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो बहुत मैटर करता है। और उसका मूल रूट 1 से 14 साल जो चाइल्डहुड है, उसमें आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला था, आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई, आपको किस तरह बड़ा किया गया, आपकी क्या वैल्यू, मॉरल वैल्यू क्या, थिंकिंग पैटर्न किस तरह है, कॉपिंग मैकेनिज्म क्या डेवलप है, उस पर डिपेंड रहता है। अगर वो हम मैनेज करना सीख पाए, या हमें कोई गाइड करके वो सिखाए और अवेयर कराए, तो लाइफ की मोर देन 50% जो तकलीफ़ें हैं, जो इमोशन से जुड़ी है, वो अगर हम मैनेज कर पाए तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो हम आज बात करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होती है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है कहीं पे, वो बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा,
वो आज के प्रेजेंट में नक्की हो जाता है, वो डिसाइड हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चे का जन्म एक जगह पे हुआ जिनके माँ बाप का नेचर कैसा है, उनका रिलेशन कैसा है, उनमें कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि नहीं, उनका कितना हेल्दी माइंड सेट है, उनका एनवायरनमेंट घर में कैसा रहता है, बिहेवियर कैसा रहता है, एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ कैसा रहता है, साथ में कौन से लोग रहते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट रहते हो, भाई बहन हो, सिबलिंग हो, तो वो सब चीज़ों की इफ़ेक्ट बच्चे पे होती है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट माँ बाप की पर्सनालिटी और माँ बाप का हेल्दी टाइम, हेल्दी कम्युनिकेशन, उनका बॉन्डिंग बच्चों के साथ कैसा है, उस पर डिपेंड रखता है। अगर मान लो कि 1 से 14 साल की उम्र में उनका अपब्रिंगिंग सही तरह से नहीं हुआ और एक नेगेटिव इमेज, जैसे कि नेगेटिव इमेज में और नेगेटिव इमोशन बच्चों में डेवलप हुए, जैसे कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक लैक ऑफ इम्पोर्टेंस या तो ओवर इम्पोर्टेंस, दूसरा कि पुअर सेल्फ इमेज, पुअर सेल्फ वर्थ, मैं किसी काम का नहीं क्योंकि मम्मी पापा ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, बराबर, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मम्मी पापा को मेरे पे विश्वास नहीं है। तो एक ट्रस्ट, एक खुद की सेल्फ इमेज अगर किसी बच्चे की डेवलप नहीं हुई तो बच्चा बड़े होके उनका रिएक्शन, उनका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत नेगेटिव बनेगा। वो नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म में जैसे हम कह सकते हैं कि एक इम्पल्सिविटी हो गई, एंगर आउटबर्स्ट हो गया, हाई रिजेक्शन सेंसिटिविटी हो गई, मतलब कुछ भी कहो तो बुरा लग जाएगा, सेल्फ इम्पोर्टेंस इतना बढ़ जाएगा वो किसी और के बारे में सोचेगा ही नहीं, लैक ऑफ एम्पैथी, जो दूसरे को जो दिक्कत होती है उनके खुद के व्यवहार के कारण, तो वो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और बदलेंगे भी नहीं। फिर जो इशू बनते हैं तो वो इशू फिर उनके साथ जब बनते हैं तब दिक्कत होती है। तो अगर चाइल्डहुड में अपब्रिंगिंग सही तरह से नहीं हुआ तो एडल्टहुड भी बच्चों का अच्छा नहीं रहेगा। हम मानते हैं कि, और हम कभी कभी ये कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल एडिक्शन हो गया, हमारा बच्चा अल्कोहल पीता है और किसी की सुनता नहीं है। सर, हमारा बच्चा ये जो था पहले तो ये ऐसा था, हमारी कहा हुआ सब सुनता था, बात सुनता, अभी अब सडनली 18 साल के बाद या 17 साल के बाद ये अभी कुछ सुनता नहीं है और जिद भी बहुत करता है, जिद ना करो तो सुसाइड करने की धमकी देता है। तो ये जो बिहेवियर पैटर्न होती है वो एक्चुअली रिएक्शन है, सप्रेस की हुई अपने इमोशन की, बच्चों की इमोशन इस तरह नेगेटिव एक्सप्रेस होती है। और अगर मान लो कि ये चाइल्डहुड के बाद टीनेज में अगर ये एक्सप्रेस हुई तो अपने को पता चलेगा, अगर वो तब एक्सप्रेस नहीं हुई तो शादी के बाद भी एक्सप्रेस होती है रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे कुछ अलग लक्षण दिखेंगे। जैसे कि हमेशा हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ में अगर दिक्कत हो तो हस्बैंड के साथ झगड़ा होता रहेगा, उनके रिलेटिव के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और हस्बैंड ऐसी दिक्कत है तो हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा होगा, उनका बार बार झगड़ा होगा, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो हमेशा इमोशनली एम्प्टीनेस फील करेंगे कहीं पे भी जाओ और सब कुछ मिलने के बाद भी, तो उनको कहीं से भी पीस या शांति फील नहीं होगी। फिर वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए जाते हैं, उनका घर में इम्पल्सिविटी रहता है, जो चार दीवार में जो नज़दीकी इंसान होते हैं उन्हीं को पता होता है, उसके अलावा किसी और को पता होता नहीं है। इसलिए हम ये सोशली भी प्रूव नहीं कर सकते, जो सोशली तो वही चीज़ प्रूव होती है जो दो इंसान से ज़्यादा लोग वो जान पाए। मतलब जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो इशू बनते हैं चार दीवार के अंदर हस्बैंड वाइफ के, या तो माँ बाप और बच्चों के, तो दूसरे लोगों को पता नहीं चलता। अगर इसी तरह तकलीफ बढ़ती रहती है, जैसे कि माँ बाप में भी कुछ इसी तरह अपब्रिंगिंग हुआ और उनका भी अपब्रिंगिंग होने के बाद, ये गलत तरीके से अपब्रिंगिंग होने के बाद उनके पर्सनालिटी में भी खामी रह गई हो जो उनको पता ही नहीं होती, खास करके जैसे हम बोल सकते हैं कि क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, जैसे कि नार्सिसिस्टिक है, एंटी सोशल है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो ये डिसऑर्डर की एक कॉमन जो बेस सिम्टम है, जो इनर, जो अपने कहते हैं कि एक इमोशनल एम्प्टीनेस, इम्पल्सिविटी, पुअर सेल्फ इमेज, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, अर्ज टू कंट्रोल, दूसरे लोगों को कंट्रोल करना, और फियर ऑफ एबेंडन, लोग मुझे छोड़ देंगे, और पुअर कॉन्फिडेंस होता है इस इनर साइड से। तो ये लोगों का एक्सेप्टेंस ना होने के कारण, या तो सही तरह से कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप ना करने के कारण, या तो अपनी जो पर्सनालिटी उसका ये वीकर एस्पेक्ट को इम्प्रूव ना करने के कारण वो चीज़ पास ऑन होती है अपने बच्चों में,
या तो उनका एक्शन होता है ऐसा कि जिससे बच्चों को भी वो दिक्कत होती है, या तो कभी कभी उनका रिएक्शन वैसा होता है। अब बच्चे पैसिव और डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट पे, तो वो लोग गुस्सा करने के अलावा रोते हैं, वो उनको बुरा लग जाता है तो टेम्पर टेटम करते हैं, कभी कभी जिद करते हैं। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर दिक्कत होती है कि ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर वो दूसरों पे करता है, वो किसी की सुनता नहीं है, सही और गलत डिसीजन के लिए सोचता नहीं है, रेकलेसनेस बिहेवियर होता है, सुसाइडल हार्म जैसे बिहेवियर होते हैं, सेल्फ हार्म कटिंग होता है, इम्पल्सिविटी होती है, और रिलेशनशिप में कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं रहती, भले सामने वाला कितना अच्छा हो, कितना मैच्योर हो। फिर खड़े होते सोशल इशू। अब सोशल इशू में दिक्कत ये है कि सोशल इशू में जब माँ बाप ऐसे बच्चों की जो परवरिश होने के बाद ये से बच्चे बड़े होते हैं तब उनको दिक्कत होती है, और जैसे ही ये बच्चे बड़े होकर किसी से शादी कर लेते हैं और फिर वो अलग रहते हैं तब उनकी दिक्कत होती है। तब माँ बाप वो अपने बच्चे का फेवर करते हैं। तो ये जो नेगेटिव जो उनका जो एक नेगेटिव अपब्रिंगिंग हुआ था, नेगेटिव एक उनकी हैबिट जो बनी थी, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हुई थी, वो जब उनके साथ होते तब उनको अच्छा नहीं लगता, और जो वो दूसरे लोगों के साथ करते तब वही बच्चे का वो फेवर करते हैं, तो जिसके कारण यही चीज़ रीएनफोर्स होती है जो नेगेटिव है। अगर ये चीज़ नेगेटिव होने का अगर रीइंफोर्स कर रहे हैं तो माँ बाप ऐसे बच्चों का जो बड़े हो चुके, जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनको रीइंफोर्स करने के कारण और उनको सही कहने के कारण वो अपने रिलेशन में बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी होती है। ऐसे जो एडल्ट होते हैं हस्बैंड या वाइफ, तो वो अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करते हैं, अपने इन लो फैमिली के साथ झगड़ा करते हैं, दूसरे के किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, या तो फिर सिर्फ दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, अपने लोगों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो नज़दीकी लोग होते हैं उनके साथ उनको हमेशा कंपटीशन, कंट्रोल करने की अर्ज रहती है, दूसरा कि उनके साथ नफरत भी रहती है, और उन्हीं के साथ उनको एक अपनी खुद की आइडेंटिटी फुलफिल करने के लिए, जो सेल्फ ऑफ इम्पोर्टेंस प्रूव करने के लिए, या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंसेस, पुअर सेल्फ वर्थ है, उसको फुलफिल करने के लिए वो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को ही कंट्रोल करेंगे। और वो कंट्रोल इस हद तक करेंगे कि वो जो सामने वाला जो बंदा है या तो जो पार्टनर है, वो कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी हार्ट अटैक या तो ब्लड प्रेशर या तो डायबिटीज़ जैसी क्रोनिक स्ट्रेस रिलेटेड जो इलनेस है, थायराइड, वो जैसे कंडीशन में उनको मेडिकल कंडीशन हो जाती है, या तो फिर अल्कोहल एडिक्शन बन जाते हैं, या तो मोबाइल एडिक्शन बन जाते हैं, या तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ दिया मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ को, मेरे पार्टनर को, फिर भी ये दिक्कत हो रही है, और मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया। तो इसका ये कारण होता है कि हमारे जो पार्टनर होते हैं यार, हम या तो हमें खुद में हमारे जो इमोशनल एम्प्टीनेस रहा होता है हमारी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग, वो चीज़ हमें पता नहीं चलती, कोई हमें पॉइंट आउट नहीं करवाता। हाँ, तब हमें लगता है कि हम सही है, हम जो कर रहे हैं उसमें गलत क्या है, और सामने वाले की कंडीशन भी नहीं समझते, जिसको लैक ऑफ एम्पैथी बोलते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऐसे पेरेंट्स का एबनॉर्मल जो पास ऑन हुआ है, जो कैरेक्टर जो कहते हैं पर्सनालिटी ट्रेट, जो हैबिट पास ऑन होती है, वही हैबिट नेगेटिव अगर पास ऑन होकर एक्सेप्ट हुए बच्चे में, और वो बच्चा एडल्ट होकर अगर शादी की है, अब उसके जो बच्चे हो रहे हैं तो उसमें भी वो पास ऑन हो रही, पास ऑन करते हैं वो। अब क्या होता है कि कभी कभी ये तकलीफ़ों में इंसान अटेंशन सीकिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या सामने वाले को या तो अपने पार्टनर को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो सामने वाले में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ऐसा बिहेव करेंगे कि सामने वाले पार्टनर को वो रिजेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, जैसे फिर सामने उनको प्रायोरिटी नहीं देंगे, और उसके अलावा दूसरे बाहर के लोगों को प्रायोरिटी देंगे, और ऐसा शो करेंगे कि जैसे कि उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सामने वाला पार्टनर अगर मान लो कि साइकोलॉजिकली इतना मैच्योर नहीं है, या तो वो समझ नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली वो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, या तो उसको इमोशनल इशू बनेंगे, क्योंकि ये इमोशनल एक्चुअली अब्यूज़ कहलाता है। और इमोशनल अब्यूज़ होने के लिए ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, जो विक्टिम है, वही रिस्पॉन्सिबल है।
कभी कभी जो इमोशनल एब्यूज़ कर रहे होते हैं उनकी पर्सनालिटी में ही तकलीफ होती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें ये साइकोलॉजिकल अवेयरनेस और मैं कह सकते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस हमें कहीं से भी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आप लीजिए, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट से लीजिए, कोई काउंसलर से लीजिए, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके कारण जो दिक्कतें होती है वो आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा रूइन करती है। दूसरा कि आप अपने माँ बाप की सब एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि माँ बाप अगर वही ट्रेड से या तो वही पर्सनालिटी से सफ़र हो रहे हो तो वो आपके पर्सनालिटी को आपको सपोर्ट करेंगे और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि हमारी पर्सनालिटी में क्यों क्या दिक्कत है। जैसे एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में अगर पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक है और दोनों पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक है या तो कोई एक नार्सिसिस्टिक है तो उनके बच्चों में बहुत दिक्कत होती है। तो उनके बच्चे भी या तो नार्सिसिस्टिक बन जाते हैं या तो वो स्कैपगोट बन जाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिपेंडेंट बन जाते हैं, बराबर। तो अगर मान लो कि जो बच्चा नार्सिसिस्टिक बन गया तो वही चीज़ वो पास ऑन करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, उनकी वाइफ के साथ, उनके बच्चे के साथ। और वो साइकिल कहीं पे नहीं अटकी या तो उसको हम स्टॉप नहीं करेंगे तो वो पास ऑन ही होती रहती है। और इसमें नए जो जनरेशन होती है वो बिना कारण के स्कैपगोट, मतलब वो बलि का बकरा बन जाते हैं। अब ये सब चीज़ों में क्या होता है कि हम सोशली इशू जब बनते हैं तब हम मानते हैं कि ये भाई ये झगड़ा हो रहा है तो चलो हमें दोनों को समझाना चाहिए, मगर ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये सोशल इशू है ही नहीं कि आप जो इंसान हस्बैंड वाइफ है उसमें से एक पार्टनर को ये दिक्कत हुई है उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण, अपब्रिंगिंग के कारण, एनवायरनमेंट के कारण, जो उनके माँ बाप से कभी कभी पास ऑन हुई है, और वही बंदा शादी करके एक एडल्ट बन के माँ बाप बना है या तो हस्बैंड वाइफ बना है। अब वही चीज़ उसके अंदर है, वही चीज़ जो जब अलग व्यक्ति के साथ रहना होता है, पार्टनर के साथ, वाइफ या तो हस्बैंड या तो उनसे जुड़े हुए, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता, तब वो चीज़ें दिखती है, वो चीज़ें में कहीं पे भी रिएक्शन में वो चीज़ दिखती है। अब ये चीज़ें बढ़ती जाती है तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी कभी गुस्सा बहुत हो जाता है, कभी कभी नेगलेक्ट होता है, इमोशनल एब्यूज़ होता है, कंट्रोल की भावना रहती है, सामने वाले को क्रिटिसाइज ब्लेमिंग करते हैं, सामने वाले को हम एक पपेट की तरह यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, और वो चीज़ नहीं हुई तो फिर बाद में ब्लेमिंग, वो झगड़ा होता है, फिर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो चले जाते हैं या तो अल्कोहल एडिक्शन कर देते हैं। तो इसमें वैसे वर्षा है, अगर एक पार्टनर में पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ या तो उसके ट्रेट है और वो हद से ज़्यादा है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इशू हो रहा है तो सिर्फ उसी में होता है, दूसरे लोगों के साथ नहीं होता, वो उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो हम कभी कभी मानते कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है दूसरे लोगों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ बात अच्छी तरह करता है, सब हेल्प करता है, मगर पॉसिबल है वो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ उनका ना हो, क्योंकि ज़्यादातर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में दो तरह के होता है। सबसे जो नज़दीकी लोग होते हैं, जो उनके बारे में जो जानते हैं, उन्हीं के साथ उनका कंपटीशन होता है, उन्हीं के साथ उनका कंट्रोल करने की अर्ज रहती है, उन्हीं के साथ उनको इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करते हैं, ब्लेमिंग प्रोजेक्ट करते हैं। ये एक तरह का हुआ। दूसरी तरह ये भी होता है कि वो लोग दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरे लोगों को अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए अच्छा अच्छा वर्तन करते हैं, और दूसरे लोगों को रिलेशन अच्छा रखते हैं क्योंकि उनके साथ उनका सप्लाई मिलता है, गेन होता है, उनकी नीड पूरी होती है, और अपने इंसान को कंट्रोल करने की उनमें ताकत रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल एडवाइस दी जाती है कि इसको हम समझाए पार्टनर को ये ऐसा कर रहा है तो उसको ये समझना चाहिए, वो उससे फ़ायदा इतना नहीं रहता जब ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर से दिक्कत होती है तब। और कभी कभी ऐसी चीज़ों में सामाजिक जो नेगोशिएशन या तो जो मीडिएटर बनते हैं उनको पता नहीं होता कि अभी जो विक्टिम प्रूव कर रहा है खुद को या तो जो इंसान ब्लेम कर रहा है, एक्चुअली वही एक्सक्यूज होता है, वो विक्टिम नहीं होता। विक्टिम सामने वाला होता है जिसने मान लो कि दारू स्टार्ट कर दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट कर दिया कभी, या तो फ्रस्ट्रेट होकर हार्ट अटैक आ गया तो ब्लड प्रेशर हो गया ऐसा, या तो घर छोड़ के चला गया। तो शायद वही बंदा या तो वही लेडी, पॉसिबल है तो वो विक्टिम हो सकती है, जबकि एक्यूज सामने वाले होते हैं जो एक्चुअली फरियाद कर रहे हैं। और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि जो बंदा विक्टिम बना है
वही कह रहा है कि मुझे ये दिक्कत इसके कारण हुई है, ये हुई है। ओके, तो पॉसिबल है कि अगर सामने वाले की पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर आप प्रूव कर पाओ, आप देख पाओ, तो पॉसिबल है कि जो बंदा फरियाद कर रहा है वो खुद विक्टिम हो। मगर ये चीज़ सोसाइटी में लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसके कारण लोग एडवाइस देते जो काम नहीं आती, वो टेम्पररी रिलीफ में काम आती है, सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले को या तो ऐसी तकलीफ वाले लोगों को आप ऐसा कहोगे कि भाई आप ये नहीं करना, अभी ये नहीं करना, तो वो चीज़ वो होल्ड कर देगा, उसकी जगह पे दूसरी तरह का रिएक्शन रहेगा, क्योंकि उसने अपनी पैटर्न चेंज की है रिएक्शन की। वो हेल्दी वे में नहीं होगी, क्योंकि इनर जो कोर, उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो बिलीफ है, वो तो चेंज हुई नहीं है। आपने कहा कि ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करनी, उससे उनको बुरा लगता है, और हमें भी देखा है कि आप इस तरह बात कर रहे हो। हमारे जो देखने वाले उनको शायद पता ही नहीं हो कि ऊंची आवाज़ में बात करना ही कभी कभी गलत होता है, वैसा तो होता नहीं, वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड रहता है। अगर मान लो कि ऊंची आवाज़ में बात करना गलत है, ऐसा हम मान लेते हैं, तो वो इंसान वो चेंज कर देगा, वो बंद कर देगा। फिर क्या वो करेगा? साइलेंट ट्रीटमेंट देगा एविडेंस के, वो बोलेगा नहीं, इमोशनल अब्यूज़ करेगा, नेगलेक्ट करेगा। तो ये दोनों में रीज़न तो कंट्रोल करने की ही रहती है, और अपने आप को इम्पोर्टेंस बढ़ाने की, अपने आप का सेल्फ वर्थ बढ़ाने की, और अपने आप की जो इनर इनसिक्योरिटी है वो सामने वाले में प्रोजेक्ट करने की। और ऐसा करने में अगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सामने वाले इंसान को पता चलने लगा, और अपनी वीकनेस के बारे में पता चलने लगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या होता है कि माँ बाप या तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही पता चलता है। माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में पता चलता है, बच्चे को अपने माँ बाप की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर वो मान लो कि एजुकेटेड है, अच्छा लिखा पढ़ा है, साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस है, तो उसको पता चलता है। या तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के बारे में पता चलता है थोड़े सालों में, थोड़े महीनों के बाद। तो जो इंसान को पता चलता है कि ये मेरे बारे में जान रहा है, उसी के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज जो होती है एक आइडल बना के रखी होती है, वो अगर ब्रेक डाउन हुई, लोगों को पता चलेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें कोई साथ नहीं रखेगा, तो फियर ऑफ एबेंडन रहता है, फियर ऑफ क्लोजनेस नहीं रहता। तो जिसके उनका सप्लाई, जो सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, वो नहीं होते, तो उससे दिक्कत बढ़ती है। तो ऐसे लोग, जो इंसान साथ में रहते हैं, जो इनके बारे में ज़्यादा जानने लगते हैं, सही बात में नेगेटिव जानते हैं, उन्हीं के साथ उनका सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए आज के ज़माने में हम देख रहे हैं फॉरेन कंट्री में, और अभी धीरे धीरे इंडिया में भी हो रहा है कि शादी के बाद तुरंत तलाक हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, और डाइवोर्स होने के बाद भी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं वैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि पूरा वो नॉर्मलाइज है। वो भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ में शादी करना वो आपकी लाइफ का एक महत्व का टर्निंग पॉइंट होता है। आज आपने शादी की, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आपने डाइवोर्स ले लिया, और आप कहीं और जाके जुड़ के वापस वही ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपने एक नया सोर्स ऑफ सप्लाई ढूंढ लिया जो आपके बारे में नहीं जानता। फिर आप उन्हीं के साथ भी वैसा होता है, मगर आप तो वहीं पे रह जाते हो। जो इंसान को ऐसी दिक्कत हो वहीं पे रह जाती है, मगर उनकी वो इतने डरे हुए अंदर से होते हैं, उनकी सेल्फ इमेज इतनी पुअर होती है कि जो एक्सटर्नल अटेंशन के लिए वो फिजिकल इंटीमेसी डेवलप करते हैं। लोग अटेंशन दो वैसा कपड़े पहनते हैं, टैटू मार्क करवाते हैं, वैसा बिहेवियर करते हैं, जिससे लोग उनसे अट्रैक्ट हो, अटेंशन करें। या तो फिर ऐसे लोग कंट्रोलिंग बिहेव करते हैं, जैसे कि वो इंसान ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे सामने वाले लोग इनडायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस हो, उनको फॉलो करें, और उनको कंट्रोल, ये लोग कंट्रोल भी करते हैं। तो ये दिक्कत होती है। ये तो वो दिक्कत हुई रिलेशनशिप में। और ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि लोग ऐसा प्रूव करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये सामने वाला व्यक्ति में दिक्कत है, वो मुझे केयर नहीं करता, मुझे समझता नहीं है, ये मेरी ज़रूरियातें पूरी नहीं करते या नहीं करती। तो ये सब चीज़ों में अगर मान लो कि इकोनॉमिक ज़रूरियातें पूरी हो रही है, बेसिक नीड जैसे कि खाना पीना और सोना, वो चीज़ें पूरी हो रही है, फिर आता है तो इमोशनल नीड। तो इमोशनल नीड तो जब आप पूरी कर पाओगे, या तो आपकी पूरी करेंगे जब आपके पार्टनर में भी वो इमोशनल एम्प्टीनेस ना हो, वो इमोशनली मैच्योर हो, उसके पास भी ऐसे इमोशन हो जो आपको दे पाए। मगर वही एडल्ट जिसके चाइल्डहुड में उसको खुद को इमोशन नहीं मिला,
हुप नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, सेफ्टी नहीं मिली है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी मजबूत नहीं बनी है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये पूरी दुनिया में वो उनको नहीं पता चला। या तो हद से ज़्यादा जो एक नेगेटिव होता है, जो होता नहीं मगर रियलिटी, मगर ऐसा प्रूव करके दिखा दे जो बाहर के दुनिया में एक्सेप्ट नहीं होता। जैसे कि मेरी कैपेसिटी 100 मीटर में रनिंग करने की नहीं है, मगर फिर भी मेरे माँ बाप ने कहा कि तू बहुत अच्छा दौड़ता है, तेरी स्टेमिना अच्छी है, तो मैं अपने आप को वो मानने लगूंगा। और कहीं बाहर की दुनिया में कंपटीशन में गया और कहीं पे दौड़ना पड़ा और मैं नहीं दौड़ पाया तो मैं फेल होऊंगा या रिजेक्ट होगा, तभी भी मैं अपने आप की वही चीज़ तो मैं मानता ही रहूँगा। अब वही मानने के कारण जब लोग रियलिटी अलग होगी और मेरी मान्यता जो बिलीफ है वो अलग है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो फिर बाद में मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, मुझे शर्म आएगी, मुझे डर लगने लगेगा, मैं लोगों से अवॉइड करूँगा, या तो लोगों को कंट्रोल करूँगा या तो ब्लेम करूँगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो दिक्कत यहाँ पे होती है, डिफेंड करना, खुद को बचाना, मगर हेल्दी वे में कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना, डिफेंड करना वो बहुत ज़रूरी है। जब हम अनहेल्दी वे हम यूज़ करते तो वो हैबिट हो जाती है, वो हमारी पर्सनालिटी में इन्वॉल्व हो जाती है वही हैबिट, तो एक कैरेक्टर हमारा ट्रेट बन जाता है, तो दिक्कत वहाँ पे होती है। तो सबसे बड़ा रोल माँ बाप का है इसमें। अगर हमारे में वो ट्रेट है या पर्सनालिटी की तकलीफ और हम वो पास ऑन कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने सुना कि 11-12 स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियाँ फैमिली छोड़ के भाग जाते हैं, फिर 1-2 महीने के बाद वापस आते हैं, फिर वो किसी और के साथ भाग जाते हैं। अगर ऐसे बच्चों की शादी करवा दी तो शादी करने के बाद सब कुछ होने के बाद भी वो बच्चे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, अल्कोहल एडिक्शन बन जाते हैं, मोबाइल एडिक्शन बन जाते हैं, या तो वो दूसरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते, या तो दूसरे पार्टनर के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते, और वो हमेशा मल्टीपल पार्टनर रखते हैं जो लोगों को पता नहीं होता। तो लोग ऐसा मानते हैं कि ये कैरेक्टरलेस है, मगर एक्चुअली उनकी साइकोलॉजी में दिक्कत है। आप ऐसा सोचो कि वो उनको बचपन में इमोशनल एम्प्टीनेस ही फील हुई है, इमोशन से वो भरे ही नहीं है, उनको इमोशन सही तरह से मिले ही नहीं, जो खास करके हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी पेरेंटिंग, फैमिली एनवायरनमेंट हेल्दी, या तो कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसको किस तरह कोई कॉप अप करके उसको मदद करते बचपन में, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो माइंडसेट बनता है, जो इमोशनल कप भरता है, वो अगर खाली रह गया तो वैसे लोग बड़े होके भी अपने पार्टनर में वो चीज़ ढूंढते रहते हैं। उनको मिलने के बाद वो 100% तो किसी एक इंसान से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर खाली रहा हुआ है अपने एक्सपीरियंस चाइल्डहुड के कारण, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण। तो वो इंसान किसी और सोर्स ऑफ सप्लाई को ढूंढते हैं जो उनके बारे में नहीं जानता और उनके पास से उनको मिल रही है, इमोशनल नीड पूरी हो रही या किसी तरह की नीड पूरी हो रही है, या तो उनकी कंट्रोल करने की भावना, जो कंट्रोल करने का अर्ज होता है वो फुलफिल होता है, जिससे उनको सेल्फ इम्पोर्टेंस मिले, सेल्फ वर्थ मिले और खुद पावरफुल हो वैसा महसूस हो, क्योंकि वो इनर से तो, इनसाइड से तो बहुत वीक होते हैं। इसीलिए ये वीकनेस के कारण, पेन के कारण वो लोग दूसरे को पेन प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए आप समाज में देखना, जो इंसान दूसरे के बारे में कुचली करते हैं, मतलब गॉसिप करते रहते हैं, दूसरे के बारे में ब्लेम करते रहते हैं, फिर दूसरे लोगों को साथ उनकी जेलसी होती है, जो कहाँ पे अच्छा देखते हैं तो वो उनको झगड़ा करवा देते हैं। फिर जब सब चीज़ सही से अच्छी तरह हो रही तो वो सपोर्ट नहीं करते, वो पैसिवली एग्रेशन प्रेजेंट करते हैं, या तो कभी कभी सपोर्ट नहीं रहते, साथ में नहीं करते। जब सोशल फंक्शन सब कर रहे हैं जो सबके हित के लिए है, कोई अच्छे इवेंट है जैसे कि फेस्टिवल है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, पहले तो उंगली करेंगे जो सब कर रहे हैं तो उसका विरोध करेंगे, जिससे उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर बाहर आएगा कि मैं कहूँ ऐसा करो नहीं तो मैं साथ नहीं दूंगा। अगर वो चीज़ नहीं हुई और सामने जो कर रहे हैं वो इवेंट सही है तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ से ही हट जाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इसको एक्ट ऑफ कमीशन बोलते हैं। तो वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे। दोनों में क्या होता है कि या तो कंट्रोल करने की भावना होती है, या तो फिर सामने वाले को छोड़ दो, तो उसका अच्छा हो तो ठीक है, ना अच्छा नहीं हो वही भावना रहती है, जिससे उसका बिगड़े तो वो मेरे कहने पे आए। तो ऐसी चीज़ें होती है। तीसरा होता है कि बच्चे जैसे कि बड़े हुए तो अगर इनको ये दिक्कत है तो वो इमोशनल नीड के लिए भाग जाते हैं, तो उनको अट्रैक्शन ऐसा लगता है कि हमारी यहाँ पे ज़रूरत पूरी होती है इंसान के साथ, जिससे वो अट्रैक्ट हुए होते हैं और वो लोग उसको प्रेम और लव मान लेते हैं। और कभी कभी सामने वाला बंदा भी ऐसा होता है कि जो मैनिपुलेटर होता है,
उनको पता होता है कि इमोशनल नीड इसको चाहिए, इमोशनली ये वीक है, मेरे पे डिपेंडेंट है, तो वो मैनिपुलेट करते हैं। वो आपको अट्रैक्ट जैसा बिहेवियर वर्ड से यूज़ करेंगे, जबकि वो भी अंदर से खाली ही होते हैं। क्योंकि जो इंसान, ज़रूरी नहीं कि वो लोग गलत होते हैं, मगर अंदर से इमोशनल नीड जिनकी नहीं पूरी होती, तो वो कभी कभी अंदर से वो भी इमोशनल एम्प्टी होते हैं, तो वो लोग भाग जाते हैं या तो भगा देते हैं। और कभी कभी वो कंट्रोलिंग बिहेवियर वाले हो या तो एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले हो, तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है वो भी मैटर करता है। इसीलिए पहले के ज़माने में कहते थे, अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप सिर्फ लड़के या लड़की को मत देखो, उनके माँ बाप को देखो, उनकी पिछली की पीढ़ी जो दादा दादी उनको देखो, उनका वर्तन कैसा था, उनका रिलेशन कैसा था समाज में, वो आप देखो। तो उसका रीज़न ये है कि माँ बाप, उनके फैमिली में किस तरह का रिलेशन रहता है, किस तरह उनके बिहेवियर रहता है, और उसके अलावा दूसरे लोगों के साथ कैसा रहता है, उससे जजमेंट आ सकता है कि बच्चे का चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग कैसा हुआ होगा। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट रहती है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। हम क्या होता है कि सोशल इशू जब दिखते तब हम लोग एडवाइस देते, ये करते हैं, मगर साइकोलॉजिकल जो इशू होते हैं, इमोशनल इशू होते हैं, जो पर्सनालिटी के इशू, वो तो कभी भी पॉइंट आउट करते ही नहीं, तो वो तो सोल ही नहीं होता। तो सोशली क्या होता है कि हम एडवाइस दी कि लड़ाई झगड़ा मत करो, तो थोड़ी दिन वैसा चलता है, फिर सीधा डाइवोर्स हो जाता है 1 साल के बाद। फिर वो दूसरी जगह पे शादी करते तो वहाँ पे भी वैसा ही होता है, क्योंकि पैटर्न तो अपनी सेम ही रहती है हमारे टेट के अकॉर्डिंग। अब मान लो कि ये सब चीज़ सोल्व नहीं हुई, तो फिर होता है लीगल इशू, जैसे कि कंप्लेन कर दी डाइवोर्स के लिए, हस्बैंड ने किया वो की, या तो किसी ने हार्ट अटैक आ गया, किसी ने मर्डर कर दिया, कोई घर छोड़ के चला गया, कोई ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया, कोई ऐसे ही डिप्रेशन में चला गया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और बच्चे की बहुत दिक्कत हो गई और बच्चे नेगलेक्ट हो गए, या तो फिर लीगल इशू बनते हैं कि आप डाइवोर्स कर दिया, एल्यूमिनियम के लिए डिमांड की। तो अभी इस कंडीशन में क्या होता है, कभी पेरेंट्स भी वही ट्रेड से सफ़र होते हैं, तो वो इसी कंडीशन में अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तब क्या होता है, वो एक यूनिट बन जाता है और थर्ड पार्टी वाले उनके सोर्स ऑफ सप्लाई बन जाते हैं या तो उनके दुश्मन बन जाते हैं, भले वो सही हो। मगर ऐसे लोग अगर मान लो कि सब साथ में रह रहे, थर्ड पार्टी नहीं है सोर्स ऑफ सप्लाई, तो फिर वो एक दूसरे के साथ भी वैसा करते हैं। अगर मान लो कि 4 लोग हैं फैमिली में, वो 4 लोग साथ में रहे, तो किसी एक को स्कैपगोट बनाते हैं, किसी एक को गोल्डन चैन बनाते हैं। कभी कभी मम्मी स्कैपगोट बन जाती है और बच्चे और फादर एक साथ हो जाते हैं, जो नार्सिसिज्म जैसे कि पर्सनालिटी वाले हैं, बराबर, वो गोल्डन चाइन बना देते हैं और पापा और वो दो सब साथ में हो जाते हैं, मम्मी को स्कैपगोट बना देते हैं। कभी कभी मान लो कि मम्मी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो बच्चे, मम्मी और पापा एक होकर बच्चों को स्कैपगोट बना देते हैं। तो या तो कोई बच्चा स्कैपगोट बन जाता है तो सफ़र होता है, या तो कभी ऐसा होता है कि मम्मी और बच्चे एक दूसरे पे इमोशनली डिपेंडेंट और एक दूसरे पे डिपेंडेंट रखते हैं और हस्बैंड को नेगलेक्ट करते हैं या तो उनको स्कैपगोट बना देते हैं। तो ये तो होता है। अब दिक्कत ये है कि कभी ऐसे रिलेशन टिक भी गए सफ़र होते होते परेशानी में। अब ये रिलेशन में अगर मान लो कि बच्चा बड़ा होकर कहीं पे शादी की, तब तो दिक्कत होती ही होती है, तो वो लोग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मगर जब वो 2 बच्चों में जिसकी शादी हुई हस्बैंड वाइफ में, उनके बच्चों में, और जो नया बंदा आया उनमें दिक्कत हुई, तो ये लोग क्या करेंगे, सही गलत का वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ पे वो नहीं डिसीजन लेंगे। उनको अभी अपने बच्चे जो है गलत है, जिनके साथ उनको भी अच्छा नहीं लगता, मगर जब वो थर्ड पर्सन के साथ शादी की होती है, उनके साथ झगड़ा हुआ, तो वो ऐसी सलाह देंगे जिससे इन लोगों को सोर्स ऑफ सप्लाई मिल पाए अपने बच्चे से। तो वो ऐसी सलाह देंगे, ऐसा बिहेव करेंगे जिससे उनकी शादी में ज़्यादा दिक्कत आए, और सही चीज़ बताएंगे ही नहीं, उनकी अपने बच्चे की गलत चीज़ों को भी वो पैम्परिंग करेंगे। उनको वो नहीं फ़र्क पड़ता कि उनके बच्चे को पैम्परिंग करने के बाद वो ऐसा डिसीजन लेगा जिससे उसी के रिलेशन टूट जाएंगे। इसी के रिलेशनशिप में जो हेल्दी एनवायरनमेंट रहना चाहिए, हैप्पीनेस रहनी चाहिए, वो नहीं रहेगी। उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होते। और कभी कभी अवेयर होते तभी भी उनकी नीड पूरी करने के लिए, खुद की इमोशनल नीड, क्योंकि वो भी खुद पेरेंट्स भी इमोशनली खाली होते हैं, तभी तो ये बिहेवियर पैटर्न पास ऑन हो रही है। तो वो चीज़ क्या होती है कि वो इमोशनल नीड उनकी भी पूरी होती है। इमोशनल नीड होती है, पावर और कंट्रोल होता है कभी कभी, कभी वो ऐसी होती है कि उनकी सोशल नीड पूरी होती है, मटेरियल नीड पूरी होती है।
हम ऐसा मानते हैं कि सिर्फ पैसों की नीड नहीं होती, कभी कभी इमोशनल नीड भी होती है, साइकोलॉजिकल नीड भी होती है, फिजिकल नीड भी होती है, सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस की भी नीड होती है। कभी कभी इमोशनल वेंटिलेशन भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी किसी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें फुलफिल करने के लिए वो लोग अपने बच्चों को भी ऐसी एडवाइस देते हैं, और वही एडवाइस जब बच्चा उनके साथ करेंगे तब वो उसको ब्लेमिंग करेंगे। मैं जो थर्ड पर्सन के साथ जब वो कर रहा है तब ये उन लोगों को वैलिडेट करके सही बताएंगे। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ों के कारण समाज में या तो क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, या तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इमोशनली नेगलेक्ट करते हैं, या तो एब्यूज़ होता है किसी एक पार्टनर का। दूसरे पार्टनर को फिजिकल इलनेस स्टार्ट हो जाती है। वो या तो उनके माँ बाप या तो फैमिली वाले से सोशल आइसोलेशन हो जाता है, रिजेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें होती है एक पार्टनर के कारण दूसरे पार्टनर के साथ, और फिर दूसरे पार्टनर उसको यूज़ करता है, बराबर। तो ये दिक्कत होती है। अब ये कितने परसेंट में ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है कि ट्रेट होते हैं, उस पर डिपेंड रखता है। जैसे कि नार्सिसिज्म में तो 3 क्लासिफिकेशन, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन और उसके अकॉर्डिंग इश्यू खड़े होंगे। अब यही चीज़ अब बच्चों में पास ऑन हो रही, तो बच्चों में क्या होगा? अगर बच्चा छोटा है तो टेम्पर टेट्रम होगा, स्टबर्न बिहेवियर रहेगा, गुस्सा करेगा, बराबर है। उसको वो लोगों को परेशानी देगा, माँ बाप को परेशानी करेगा, या तो कभी कभी बाहर के लोगों को परेशानी देगा। उसका अटेंशन नहीं रहेगा, वो बच्चा कभी खुश नहीं दिखेगा, सेफ नहीं फील करेगा। तो वो किसी चीज़ पे एडिक्शन हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल का एडिक्शन, टीवी का एडिक्शन, गेम का एडिक्शन। तो ये दिक्कत होती है, क्योंकि उसको कहीं पे भी हैप्पीनेस नहीं फील हो रही, सेफ्टी फील नहीं हो रही, कहीं पे उसका सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो रहा, क्योंकि वो माँ बाप से पास ऑन हुआ है। और माँ बाप इंटेंशनली कभी कभी करते हैं, ऐसा तो है नहीं, ये उनकी पर्सनालिटी के कारण उनको ही पता नहीं होता। और वो चेंज करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है अपने आप को चेंज करना। सब चीज़ बहुत ईजी है, खुद की पर्सनालिटी को चेंज करना बहुत टफ है, क्योंकि वो इनर कोर में हमारी जो बिलीफ रहती है हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो ये सब चीज़ें से हम अवेयर नहीं होते। हम गुस्से से अवेयर होते हैं, हमें ये अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, ये चॉइस से अच्छा होता है, और हमारी एक बिलीफ बनती जाती है। वो बिलीफ में जो कोर इमोशन होते हैं वो तो हम कभी भी पॉइंट आउट करते ही नहीं, जिसमें खास करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पुअर सेल्फ इमेज, पुअर कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, हाई रिजेक्शन सेंसिटिविटी। तो ये सब दिक्कत होती है। तो अब क्या होता है कि बढ़ता है तो ये बच्चों में दिक्कत होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इशू बनता है। अगर यही बच्चे अगर मान लो कि टीनेज में आ गए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिविंग रिलेशनशिप, अल्कोहल एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, फैमिली से भाग जाना, फैमिली से झगड़ा करना, सुसाइड अटेम्प्ट करना, धमकी देना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, वही पैटर्न फिर रिपीट होती है फैमिली वालों के साथ। अगर फैमिली वालों को पता चला तो वो अलग सोर्स ऑफ सप्लाई ढूंढते हैं, जैसे कि भाग जाते हैं और वहाँ पे मानते हैं कि मुझे इससे प्रेम मिलेगा, यहाँ से सेफ्टी मिलेगी, मगर वहाँ पे भी उनका फीलिंग वही रहता है, तो वहीं पे भी दिक्कत वापस स्टार्ट होती है। अब ये सब चीज़ इश्यू बने तो उसके बाद लीगल इश्यू बन जाते हैं। तो हम इसको प्रिवेंट नहीं कर रहे, हम इसको जो है सोल्व, और लोग सोल्व भी नहीं करते। कभी कभी इसका क्या होता है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे कि भाई ये हो गया तो उसका क्या सोल्यूशन ना डाले, अभी टेम्पररी शादी करा दी, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। पुलिस केस करके डाइवोर्स हो गए, वो भी टेम्पररी सॉल्यूशन है। बच्चे को मारपीट करके सिखा दिया ऐसा करना, वो भी टेम्पररी, उसको हॉस्टल में रख दिया, वो भी टेम्पररी सॉल्यूशन है। हस्बैंड ने डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, वो भी टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर फीमेल हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और हस्बैंड के साथ इमोशनली अब्यूज़ करके डिटेच रहते, साइलेंट ट्रीटमेंट देते, फैमिली को ध्यान नहीं देते, तो वो भी टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। मगर हम फील ऐसा करवाते हैं और लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि एक शादी तो छोड़ के ये बंदा ऐसा था, ब्लेमिंग करके हमने दूसरे से शादी कर ली, फिर हम मानते हैं कि भाई मैं दूसरे के साथ कंफर्ट हूँ, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वन काइंड ऑफ डिफेंडिंग होती है जो ज़रूरी नहीं कि हेल्दी है। तो ये चीज़ को अगर, ये नेगेटिव साइकिल को अगर रोकना है तो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक साइकोलॉजिकली लेवल पे लोग जो पेरेंट्स होते हैं, समाज होता है, उसको अवेयर करना ज़रूरी है
कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर सही तरह से नहीं हो रहा, चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग सही तरह से नहीं हो रहा, अपब्रिंगिंग पेरेंटिंग इश्यू है, सही नहीं है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इसके कारण दिक्कत है, जिसमें मैं इकोनॉमिक मैटर तो बात ही नहीं कर रहा, किसी पैसे न होने के कारण दिक्कत होती है, ये सब तो माइंड से जुड़ा होता है। तो ये सब दिक्कत होती है, तो वहाँ पे कहाँ पे उसको पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर पाए। तो एक आइडेंटिफाई करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट या तो काउंसलर को आप मिलें, इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करें, एक्सेप्ट करें। अगर आप जानते हो मगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तभी भी दिक्कत है, और उसकी गाइडेंस लेके उसको मॉडिफाई करें। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, मगर पॉसिबल है वो चीज़ चेंज हो जाएगी। दूसरा कि सोशल लेवल पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा कहो कि सलाह देने से ये चीज़ अटक जाएगी कि रुक जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो एडजस्ट हो जाएगी, कहीं पे सप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, बाहर नहीं आएगी, या तो कभी कभी हेल्दी वे में फुलफिल होती है इमोशन फैमिली में, तो भी वो कम हो जाएगी, मगर 100% नहीं होगी। लीगल इशू में एक बार ये लीगल इशू बन जाते हैं, बाद में तो दिक्कत ये है कि दोनों में से किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, फिर तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करने में ही वो आ जाता है, चाहे वो सही हो गलत हो। तो लीगल इशू में भी बदलाव करने की जगह पे एड ऑन करना एक ज़रूरी है कि ऐसी एक पॉलिसी बनाई जाए, जिस पॉलिसी में जिसकी शादी हो रही है वो शादी करने से पहले एक टेस्ट किया जाए उनकी पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी स्क्रीनिंग टेस्ट, कि उनकी पर्सनालिटी किस तरह की है और उसके पार्टनर की पर्सनालिटी किस तरह की है और क्या क्या दिक्कत हो सकती है और आपको क्या ध्यान रखना है। तो एक पर्सनालिटी ये टेस्ट किया जाए, फिर उनको अकॉर्डिंग टू उनकी पर्सनालिटी की नीड या तो दिक्कत के अकॉर्डिंग उनको कपल काउंसलिंग पे और पर्सनल साइकोथेरापी दी जाए, जिससे उनको अपनी जो इमेज है, अपनी जो पर्सनालिटी है, कैरेक्टर, उसको मॉडिफाई कर पाए और मैनेज कर पाए। फिर दूसरा एक है कि जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे जब होते हैं तो उनका भी पर्सनालिटी टेस्ट की जाए, एक पॉलिसी बना के कि इनका स्क्रीनिंग किया जाए कि बच्चे को क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत है, तो वहाँ पे एड्रेस किया जाए। उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है चाइल्डहुड में तकलीफ होने के कारण, तो फिर पेरेंट का भी काउंसलिंग किया जाए, उनको भी बताया जाए कि ये दिक्कत हो रही है, उसके कारण ये भी है। टीचर लॉबी में भी बताया जाए कि पर्सनालिटी की तकलीफ पे जब बच्चे में होती है तो उसकी स्टडी पे भी क्या इफेक्ट रहती है, दूसरे बच्चों के साथ भी दिक्कत बहुत होती है। तो टीचर लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए, या तो उनका एक कंपलसरी टीचिंग फैकल्टी में एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट रखा जाए कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है, चाइल्ड अपब्रिंगिंग कैसे की जाती है, प्रॉपरली टीचिंग माँ बाप और टीचर से भी कैसे की जाती है, और बच्चे में अगर किसी चीज़ दिख रही है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है एबनॉर्मल या तो गलत तरीके से पेरेंटिंग के कारण, तो वहाँ पे भी उसको एड्रेस किया जाए, बराबर। तो और बच्चा जब 15 या 17 साल का होता है तब उसका भी एक स्क्रीनिंग किया जाए पॉलिसी बना के, जो पॉलिसी में बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है आगे, उनके पर्सनालिटी कौन से एस्पेक्ट में जा रही है, नॉर्मल वे में जा रही है, एबनॉर्मल मान लो कि क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी ग्रुप में जा रही है, जिसमें अलग अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब ट्रेट होता है और डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। ऐसे दूसरे आते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है, एवोडेंट पर्सनालिटी, सीजोर पर्सनालिटी होती है। तो ये पर्सनालिटी के बारे में अगर बच्चों को और माँ बाप को, टीचर को पता हो तो पॉसिबल है हम उसको स्टिल मॉडिफाई कर पाए, जब तक वो एकदम सीवियर लेवल पे पहुंच जाए उससे बेहतर। उनकी इमोशनल नीड का हम सही तरह से ध्यान रखें, उसको वैलिडेशन सही तरह से करें, उसकी सेल्फ इमेज को अच्छा बनाएं, उनको एक्सप्रेस करने दें उनकी लागणी को। बच्चों को क्या चाहिए, वो हर बच्चे की अलग अलग नीड होती है, मगर सबसे कॉमन नीड में ये तो होता ही होता है कि उनको हुक मिले, प्रेम मिले लिमिट में, गलत तरीके से नहीं, ओवर पेम्परिंग नहीं, दूसरा के सही हेल्दी टाइम मिले, और कभी कभी हस्बैंड और वाइफ का, मदर फादर का भी रिलेशन हेल्दी जो वो देख पा रहे हैं तो उससे भी वो लोग लर्न करते हैं, तो वो भी हेल्दी बने। तो ये सब ज़रूरी है। तो अगर मान लो कि ऐसी कोई पॉलिसी बने या तो कोई PIL करे और इसके बारे में कोई ये चीज़ करे, तो पॉसिबल कि समाज में बहुत सारा क्राइम रुक जाएगा, बहुत सारे लीगल इशू कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हेल्दी पैटर्न, हेल्दी कैरेक्टर हम पास कर रहे हैं, हेल्दी पर्सनालिटी ही हम डेवलप पास करें, तो नेक्स्ट जनरेशन भी हेल्दी बन रहेगी।
अभी क्या होता है कि एबनॉर्मल हेल्दी अनहेल्दी पेरेंटिंग के कारण वही चीज़ पास ऑन हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में, वही चीज़ हो रही है वापस। वही बच्चे गाड़ी फास्ट चला रहे, दारू पी के चला रहे, किसी पे रेप कर रहे हैं, मोबाइल पबजी खेल के मर्डर कर रहे हैं। अभी रापर में कहीं पे मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि 3 बच्चों ने मिलकर एक अपने फ्रेंड का मर्डर कर दिया क्योंकि उन्होंने पबजी गेम का पासवर्ड नहीं दिया वो बच्चे ने। अब सोचो कि ये जो पबजी खेलने वाले बच्चे होते हैं वो कितने इमोशनली एम्प्टी होंगे, जिनको एडिक्शन हो रहा है ये एज में। अब इमोशनल नीड कैसे कब खाली रह जाती है, जब माँ बाप टाइम नहीं दे पाते, भले अच्छे हो तभी भी, या तो उनमें खुद में दिक्कत चल रही होती है, उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो इमोशनली फिजिकली अवेलेबल होते हैं मगर इमोशनली डिटैच होते हैं, डम्प होते हैं, कोल्ड होते हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता, बच्चों को एक्सप्रेस नहीं करने देते, बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट घर में नहीं दिया जाता, बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, घर के बच्चों के साथ उनको एक्सेसिव कंट्रोल किया जाता है। ये सब चीज़ें जो होती है जिसके कारण बच्चों में भी दिक्कत होती है और वही पास ऑन हो रही, तो जो बड़े होकर क्राइम में बन जाती है। पहले क्राइम 18 साल के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ होता था, अब तो छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में माइंडसेट बहुत मैटर करता है और हम मानते हैं कि लॉ बनाने से चीज़ें जो बनती है उसको वापस ना करें, उसके लिए डर डाला जाता है कि एक बार मैंने किसी को पीट दिया और मेरे पे पुलिस केस हुआ, पुलिस ने मुझे डंडे मारे और 5 दिन लॉकर में रखा, तो मुझे समझ में आ गया कि अभी दूसरी बार मैं ऐसा करूँगा तो वापस ऐसा पुलिस मुझे पकड़ेगी और मारेगी, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो डर के कारण मैं नहीं करूँगा। मगर ऐसा तो है नहीं कि डर के कारण मैं ये नहीं करूँगा, अकेले हो तब। आप ऐसा सोचो, अगर मेरी पर्सनैलिटी में वही दिक्कत है तो क्या कर होगा, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं पकड़ा जाऊँगा उसका ध्यान रखूँगा, करूँगा नहीं वैसा नहीं होता, पकड़ा नहीं जाऊँगा उसका मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि मेरे ही इनर अवेयरनेस तो आई ही नहीं है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं चोरी क्यों कर रहा हूँ, मैं दूसरों को पर उंगली क्यों कर रहा हूँ, मैं दूसरे को डिफेम क्यों कर रहा हूँ, गैस लाइटिंग जो बोलते हैं, दूसरे को गलत तरीके से उसकी चर्चा को क्यों कर रहा हूँ। तो उसका कारण तो मेरी साइकोलॉजिकली में दिक्कत है ना, मेरी साइकोलॉजी में, तो वो तो पता ही नहीं होती, तो वो मैं चेंज ही नहीं करूँगा। मुझे जेलेसी हो रही है, मुझे दूसरे से इनसिक्योरिटी हो रही है, मुझे दूसरे लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मुझे दूसरे लोगों की तरह स्किल डेवलप नहीं हो रही, मेरे दूसरे लोगों के जैसा मेरा लोग अटेंशन नहीं देते, मुझे प्रेम नहीं करते, तो वो तो मेरी फीलिंग है ना। तो उसके लिए तो मुझे वर्कअप करना चाहिए अपने आप में, मैं वो नहीं करूँगा। अब मान लो कि कोई गलत तरीका ले लिया जो इलीगल है, इमोरल हो, तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, मेरे इलीगल है, मैं वहाँ पे पकड़ा गया। अब दिक्कत ये है कि मैं पकड़ा गया तो अभी मुझे डर लगेगा, तो मैं ध्यान ये नहीं रखूँगा कि ये चीज़ मेरी गलत है तो मुझे चेंज करना, मैं ध्यान ये रखूँगा मैं दूसरी बार पकड़ा नहीं जाऊँगा, करूँगा तो सही, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी में है। इसलिए देखते नहीं है कि एक बार दारू पीने के बाद अगर पुलिस वाले उनको डंडा मारते हैं, पकड़ लेते हैं, तभी भी वो बंदे वापस अल्कोहल करते हैं, क्योंकि अल्कोहल पीना वो हैबिट गलत कह सकते हैं, मतलब एडिक्शन हो जाना वो बीमारी है, वो साइकोलॉजिकल इलनेस है, फीलिंग के रिलेटेड, इमोशनल नीड के लिए होती है ये। जब इंसान लोनली फील करता है, जब इंसान अपनी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए रास्ता नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसके वीकनेस में, उसके पर्सनालिटी में वो वीकनेस है उसके कारण, तो फिर वो उसको सप्रेस करने के लिए, वो एंजाइटी को सप्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपने आप को, वो अल्कोहल पीता है और अपने आप से भागता है। मतलब वन काइंड का डिफेंस मैकेनिज्म अनहेल्दी वे में, जैसे कि फाइट करना और फ्रीज हो जाना। तो ये 3 रिएक्शन होता है, तो हम इसमें हेल्दी वे नहीं अपनाते। तो इंसान ज़्यादातर क्या करते हैं, माँ बाप, कि मेरा बच्चा एडिक्ट हो गया, आप दवाई दे दो, इसको दारू छुड़वाना है, तो दारू तो छूट जाएगा दवाई के कारण, मगर उसकी कोर जो फीलिंग है, जो इमोशन है, जो इमोशनल लोनलीनेस है, एम्प्टीनेस है, वो कहाँ दूर होगी उससे। वो तो रिलेशन से ही होगी, अपनों से ही होगी, ह्यूमन बीइंग के एक दूसरे से इंटरेक्शन से ही होगी। मगर वो इंटरेक्शन भी कब होता है, जब हमें पता तो होना चाहिए कि ह्यूमन इंटरेक्शन, इमोशन और नीड बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। हमें मिली हो तभी भी और हमें वो चीज़ नहीं, हम खुद उससे एम्प्टी हो तभी भी हमें वो चीज़ समझनी भी ज़रूरी है और डेवलप करनी भी ज़रूरी है और उसको हेल्दी वे में फुलफिल करनी भी ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड हम कहें तो लाइफ इम्पोर्टेंट है, मगर हेल्दी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है एनिमल की तरह, हैप्पीनेस भी ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ भी ज़रूरी है। तो हेल्दी लाइफ के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। हम दूसरे को बदलने की कोशिश और कंट्रोल करने की बिहेवियर बहुत करते हैं,
फिर हम अपनों को सपोर्ट करते हैं, अपने जैसे जो होते हैं हम, या तो जिसको अपने मानते हैं, फिर भी वहाँ पे भी हम ग्रुप बनाते हैं अपने जैसे का जो नेगेटिव होते हैं। और थर्ड पार्टी किसी जो सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, दूसरा इंसान उसके हम उसका मिस यूज़ करते हैं, तो ये बहुत दिक्कत है। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ में दिक्कत हो रही है, अपने माँ बाप से दिक्कत हो रही है, आप अपने माँ बाप से दिक्कत हो रही है, आपको प्रॉब्लम है, अगर आप बच्चे हो तो, और आप बड़े हो और अपने माँ बाप से भी दिक्कत हो रही है, या तो अपने पार्टनर से दिक्कत हो रही है, या तो फिर आप चिंता में हो अपने माँ बाप के बिहेवियर से और अपनी वाइफ के बिहेवियर से कि अपने हस्बैंड से बिहेवियर, और या तो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके और बच्चे के बिहेवियर को लेके, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये पैटर्न कहाँ से चालू हुए। वो अपने से चालू हुई, अपने माँ बाप से चालू हुई और बच्चे में पास हो रही है, या तो सामने वाले के में पास ऑलरेडी है, तो उसको किस तरह मॉडिफाई कर पाए। मगर ये है कि नहीं वो भी जानना तो बहुत ज़रूरी है ना। और ज़रूरी नहीं है कि पर्सनालिटी में दिक्कत हो तो वो बीमारी सीवियर लेवल पे होती है। हाँ, सीवियर लेवल की बीमारी में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि नार्सिसिज्म सीवियर लेवल पे हो तो वो साइकोपैथ की कैटेगरी में आ जाता है। अगर मिडिल लेवल में हो, कोवर्ट नार्सिसिज्म हो, ये हो, तो वो रिलेशनशिप में इशू में बनते रहते हैं, सोशल इशू बनते रहते हैं। माइल्ड लेवल पे हो तो सिर्फ कभी कभी रिलेशन में दिक्कत होती है, मगर वो मैनेजेबल होती है। तो ये चीज़ अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी बदलती रहती है, पर्सनालिटी में जो दिक्कत होती है। तो आप उसके बारे में जानिए, जिससे आपका घर भी अच्छा बने, आपकी लाइफ भी अच्छी बने, आपका समाज में भी आप वो चीज़ अच्छी बना पाए, हेल्दी बना पाए, और आपकी नीड भी सही तरह से प्रॉपरली फुलफिल हो। अगर आप अनहेल्दी वे में अगर आपकी नीड पूरी करोगे तो दिक्कत तो वही रहेगी, नीड खाली पूरी होगी, दिक्कत तो वहीं रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, बराबर। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप समाज को बदलो, ये बदलो, कम से कम आप अपने आप को बदलो, अपने कुटुंब वालों के लिए बदलो, खुद के लिए बदलो, फिर समाज के लिए बदलो। अगर समाज बेहतर हो रहा है, आपके पड़ोसी अच्छे हैं, आपकी वाइफ अच्छी है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके पेरेंट अच्छे हैं, तो आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। और लाइफ का गोल सिर्फ लाइफ जीनी तो नहीं है, वो तो नीड है लाइफ सर्वाइव करना। मगर अगर हम ऐसा सोचें कि हेल्दी लाइफ जिए तो वो बेहतर है, इसलिए बेहतर है, वो हमारे मानने पे नहीं है, वो आपको फील होगा, आपकी मेमोरी क्रिएट होगी उससे, जो आपको और अपने साथ वाले लोगों को हैप्पी रखेंगे। नहीं तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग में बहुत डिफरेंट नहीं रहेगा, कॉन्शियस में ही डिफरेंट है ना। और कॉन्शियस में भी हम क्या बिलीव रखते हैं वो भी ज़रूरी है। हम जब गलत चीज़ों को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया तो उससे हमारा पेन नहीं कम होता, वो लोगों का पेन बढ़ जाता है, वो हम जैसे सब बन जाएंगे तो हम उसको नॉर्मल मानने लगेंगे। तो मगर वो तो सही है नहीं, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी जो बेसिक जो पर्सनालिटी थी वही रही, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुआ। मगर हम मानते हैं कि भाई ये नॉर्मलाइज है, अल्कोहल जैसे कि पी रहे हैं तो सब अल्कोहल पी रहे हैं तो सब ऐसा मानते हैं कि ये नॉर्मल है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि अल्कोहल पीना गलत है, मगर अल्कोहल आप किस कंटेक्स्ट में पी रहे हो, आप उसके बारे में क्या मान्यता रखते हो, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होता है, आप दूसरे के बारे में क्या सोच सकते हैं, एम्पैथी डेवलप कर पाते हो, आपकी एक्शन रिएक्शन से सामने वाले में भी क्या दिक्कत होती है, वो अगर आप फील कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, तो दैट इज़ फाइन। और आप वो चीज़ रोक रहे हो तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ मैच्योरिटी। मगर आप ऐसा कहो उनका हो रहा तो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने थोड़ी किया, मैं जवाबदार थोड़ी हूँ, तो मुझे क्यों ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एथिकली और लीगली सही है, आप मोरल भी सही है, पर एज ए ह्यूमैनिटी बेस पे आप वो चीज़ों का आप अगर सोचोगे तो एनिमल और आप में फिर डिफरेंट क्या रहा। तो आप ये भी जानिए कि नॉर्मल होना और जनरलाइज कर लेना तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही है या गलत है, वैसा नहीं, मगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है वैसा कह सकते हैं, आइडियल है वैसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो सबने मान लिया है। मगर मैटर यहाँ पे आइडियल नहीं है, नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है, ये मैटर करता है ह्यूमैनिटी बेस पे, आपके साथ जुड़ा है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए। तो ये स्पिरिचुअल लेवल की बात है। हम ऐसा मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सोचने से, अपना ही सोचने से, बराबर, हम स्मार्ट बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, हम प्रैक्टिकल है, तो
उससे आपको ही फ़ायदा होता है वैसा आप मान लेते हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि उससे फ़ायदा होता है। जैसे कि बच्चा आप गेम खेल रहा है, आपने पता है कि वो 5 घंटे से गेम कर रहा है, आप बोले कि अभी खेलने दो ना, अपने को क्या जाता है, उसने पढ़ाई लिख कर ली, फर्स्ट रैंक आ गया, अभी कोई दिक्कत नहीं। और बच्चा मेरे साथ है, वो मेरी कहा सुनता है और मैं भी उसको करने दूँ तो मेरी बात सुनेगा। अब आपको पता है कि 5 घंटे हर रोज़ गेम खेलने में आंखें बिगड़ रही है, नेक का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके इमोशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो सोशली आइसोलेट हो रहा है, आपको दिख रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं। तो फिर आपको वो सोचना चाहिए कि आप एक्चुअली अपना फ़ायदा ले रहे हो और आप अपनी तरह से सही तो हो, उनकी उसको भी अच्छा तरह करवा रहे हैं, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो नुकसान तो हो रहा है। तो यहाँ पे सेल्फिशनेस हटा के प्रैक्टिकल सोच को कह के डिपेंड करके, या तो एक हमारी भाषा में बोलते हैं कि एक आइडियलाइजेशन डिपेंड करना, आइडियलाइजेशन ओके करने देते हैं, जनरलाइज कर देना, स्मार्ट डिफेंड यूज़ करना, ओके, तो वो आपके लिए बेनिफिट है मगर ओवरऑल बेनिफिट नहीं है। तो आप इसके बारे में जानिए। ज़्यादातर तकलीफ समाज में जो रिलेशनशिप के इशू होते हैं, बच्चों के होते हैं, एडिक्शन के होते हैं, रेप के होते हैं, क्राइम के होते हैं, वो एक्चुअली उसका रूट कोज एनवायरनमेंट से होता है, पेरेंटिंग से होता है। एनवायरनमेंट में फैमिली एनवायरनमेंट आ जाता है, रिलेशन आ जाते हैं, माँ बाप के रिलेशन आ जाते हैं, ग्रैंडफादर के रिलेशन आ जाते हैं, उनके पर्सनालिटी आ जाती है, उनको कैसा एनवायरनमेंट मिला है स्कूल में और पड़ोस में, फैमिली में, वो मैटर करता है। और हम उसको मैनेज कर पाए हेल्दी वे में तो पॉसिबल है कि आप अपने लिए भी बहुत अच्छा काम कर पाओगे, कंट्रीब्यूट कर पाओगे समाज में, और समाज के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट, और अपने देश के लिए भी बहुत अच्छा हो पाएगा। दुनिया में कोई चीज़ हम पास ऑन करके नहीं जाता, हमारा जीने का मतलब यही होता है कि हम हैप्पी रहे, तकलीफ का एक्सेप्टेंस करें, उसका सामना भी करें और सोल्व भी करें। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में सिर्फ हैप्पी रहे, हैप्पीनेस के लिए आप ट्राई करें, मेहनत करें, मगर वो हैप्पीनेस के साथ में किसी और को पेन ना हो, वो भी आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग में डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम एक ही चीज़ पास करके जाएंगे क्या, तो हमारा नॉलेज और हमारा स्वभाव जो होता है वही हम पास ऑन करते हैं। तो अगर वो नेगेटिव है, गलत है, तो हमें वो रोकना तो पड़ेगा, वो साइकिल को ब्रेक तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तो नहीं करेगा ये चीज़। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा कि हेल्दी रहने के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इमोशन से, अपने बिहेवियर से, अपने जो लर्निंग है, अपनी जो बिलीफ है, उससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे माँ बाप से जुड़ी हो, हमारे इमोशन से जुड़ी हो, हमारे अपनों से जुड़ी हो, क्योंकि हम अपने लोगों के बिहेवियर को हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है। हमें जो सिखाया गया होता है, हमने जो देखा गया है, तो वो नॉर्मल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल है। जब हमें पता चले कि हमारे अलावा भी यही चीज़ से दूसरों को दिक्कत हो रही है, बराबर है, तो हमें जानना ज़रूरी है कि दिक्कत हो रही है तो जो दिक्कत है उसमें आउटकम क्या आ रहा है, उसकी लाइक डिसलाइक है कि हमारे एक्शन से उनको भी दिक्कत हो रही है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, आपके पास पावर पोजीशन है, आप मान लो कि डॉक्टर हो, वकील हो, IAS IPS हो, जज हो, मगर आप में ये एम्प्टीनेस रह गई तो आपके डिसीजन में बहुत इफेक्ट आएगी। आपके डिसीजन में इम्पल्सिवनेस होगी, सिले बायस होगा, आप पावर का मिसयूज़ करोगे, आपको दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं होगी, आप समझ नहीं पाओगे, और आपको जो पावर दिया गया है उसका एग्जीक्यूशन सही तरह से नहीं होगा। तो बहुत लोगों को, इनोसेंट लोगों को नाइंसाफ़ी होगी, और बहुत लोग यही नाइंसाफ़ी के कारण सफ़र होंगे और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो सफ़र होंगे, या तो उनका जो इनर कोर है, जो माइंड लेवल पे होता है, वो सीवियर लेवल पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो वापस क्राइम बढ़ेंगे। तो जब आप अगर अच्छी पोजीशन पे हो, जैसे कि घर में अथॉरिटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ बाप हो, आप, या तो आप प्रोफेशनल में डॉक्टर हो, जहाँ पे एथिकल और मोरल वैल्यू बहुत डिपेंड रहती है, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, जज हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ों में, नहीं तो आपके डिसीजन में भी दिक्कत होती है। और हमें वहाँ पे कोई रोक टोक करने वाला होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पावर है, हमारे पास पोजीशन है, और हमें शायद वो चीज़ गलत लगती भी नहीं, क्योंकि हम नॉर्मलाइज कर ले कि ये दैट इज़ नॉर्मल, तो दैट इज़ नॉट गुड।
इसलिए गुड नहीं है क्योंकि उससे आपकी तकलीफें तो बढ़ रही है और आप दूसरों को भी तकलीफ बढ़ा रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, साइकोलॉजिकली दैट इज़ नॉट नॉर्मल, मॉरली भी वो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, एथिकली नॉट नॉर्मल। हम शायद लीगली उस चीज़ में हम बाउंड ना हो, हमें पता ना चले, बराबर, बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल। तो इससे समाज में दिक्कत होती है, खुद को दिक्कत होती है, तो इसलिए आप बदलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा ये एपिसोड का तात्पर्य यही था कि जब एज ए साइकेट्री मेडिको लीगल कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं तो डाइवोर्स को लेके आते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर लोग होते हैं उसके अंदर भी दिक्कत होती है, अंदर अंदर भी हस्बैंड वाइफ में दिक्कत होती है, बच्चों को लेके दिक्कत हो रही है, एजुकेशन को लेके दिक्कत हो रही है, शादी को लेके हो रही है, लोग, बराबर। और अभी एडिक्शन सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों में, मोबाइल एडिक्शन, गेम एडिक्शन। तो ये एडिक्शन का प्रिवेंशन सबसे पहले स्टेज है, सारवार और ट्रीटमेंट तो अब हो चुका है, उसके बाद का है। तो ये प्रिवेंट अगर कर पाए और वो हाथ प्रिवेंट करना, वो सिस्टम डेवलप करना हमारे ही हाथ में है। मगर वो चीज़ हमें एक्टिवली ट्राई करनी पड़ेगी, वो चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाएगी। उसके लिए हमें अवेयर भी होना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और फिर मॉडिफाई करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं डॉक्टर मुकुंद राय, एज एमडी साइकेट्रिस्ट, लूना अड़ा उर्मी हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और साथ में मैंने एलएलबी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिकल लॉ पॉलिसी एथिक्स किया हुआ है गांधीनगर जीएनएलयू कॉलेज में से। तो मेरा ये वीडियो का एजुकेशन पर्पज़ का मेन वीडियो है, अवेयरनेस के लिए, कि खास करके साइकोलॉजिकली इशू के कारण क्या सोशल इशू बनते हैं, जैसे कि बच्चे अगर हो तो टेम्पर टेंट्रम, इरिटेबिलिटी, एडिक्शन, ओसीडी, बच्चे का डिप्रेशन में होना, गुस्सा करना, स्टबर्न बिहेव करना। अगर वही टीनेज में आया तो एक्स्ट्रा तो भाग जाना घर से, अल्कोहल का एडिक्शन करना, रिलेशनशिप का इशू होना, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना, पढ़ना नहीं, सुसाइड अटैम्प्ट करना बार बार, माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करना, माँ बाप के साथ फाइट करना, करियर में ध्यान नहीं देना। अगर यही चीज़ अगर मान लो कि बड़े हो गए, शादी हो चुकी, तो इंटरपर्सनल इशू, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अल्कोहल करना, बराबर, एडिक्शन हो जाना, फैमिली में झगड़े करना, घर छोड़ के भाग जाना, लीगल इशू करना, डाइवोर्स कर लेना, फिर वापस शादी करके दूसरी चीज़ वहाँ पे होनी। तो ये चीज़ें होती है। अब आफ्टर 40 एज के बाद भी होती है ये सब चीज़ें, हम बोलते हैं तो वो 20 से 40 साल में, आफ्टर 40 ईयर के बाद लड़ाई झगड़ा होना, अकेले फील करना, अकेलेपन, फैमिली में वैल्यू अपनी नहीं है वैसा मानना, हमारी इमेज क्या है वो नहीं समझ में आना, भले डॉक्टर हो, घर में अच्छा कर रहे हो, या तो आप जॉब कर रहे हो, या तो घर को भी अच्छी तरह संभाल रहे हो, तभी भी अपने आप को ही इमेज नहीं के लिए दूसरे का वैलिडेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखना। फिर होता है ग्रे डाइवोर्स। अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ कि 40 साल के बाद भी, 40 से 60 की उम्र में भी डाइवोर्स हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के पीछे पर्सनालिटी, अपब्रिंगिंग और पेरेंटिंग इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं तो वो दूसरे दो अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ भी वो एडजस्ट कर पाते हैं, वो एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, दोनों को डेवलप करते हैं। जब पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है तो दिक्कत होती है कि सामने वाले को अपने लेवल पे ला देता है, या तो फिर वो अपने आप को इनसिक्योर और छोटा महसूस करना स्टार्ट करता है। ये बहुत मैटर करता है। और 40 से 60 साल में भी कभी कभी डाइवोर्स होते हैं, जिसको भी एक वर्ड दिया गया है कि ग्रे डाइवोर्स। तो इसकी इफेक्ट भी बच्चों पे तो होती है, भले वो अपने बच्चे फिर 30-40 साल के, 20 साल के हो चुके होते, तभी भी दिक्कत होती है। या तो उनके जो ग्रैंड चाइल्ड होते हैं उन पे भी होती है। तो आप ध्यान रखें और ऐसा मत मानिए, आप जब अपने नेगेटिव कैरेक्टर पास ऑन कर रहे हो अपने बच्चे में, जैसे नार्सिसिज्म वाले, एंटी सोशल है, रेकलेसनेस बिहेवियर है, कंट्रोल करने के बहाना का बिहेवियर है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ग्रैंडियोस बिहेवियर है, जैसे कि हम तो है, हम ही कर सकते हैं, दूसरे क्या करेंगे, और हमारे सामने किसी और की क्या औकात है, और हमें, तो वो जो ग्रैंडियस इमेज है वो भी मत पास ऑन करिए अपने बच्चों में, क्योंकि वो एक्चुअली तो नेगेटिव ही है। वो अपने अलावा सेल्फ सेंटर बनेंगे, सेल्फिश बनेंगे, दूसरे के बारे में लैक ऑफ एम्पैथी वाले बनेंगे, भले स्किल डेवलप हुई हो तब भी, क्योंकि स्किल डेवलप होना, इंटेलिजेंट होना वो अलग बात है, इमोशनली मैच्योर होना, स्टेबल होना वो टोटली डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि आप मान लो कि आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए और आप में आईक्यू बहुत अच्छा है,
बराबर। मगर इमोशनली आप नहीं हो मैच्योर तो दिक्कत तो वहाँ पे भी होगी, घर में होगी, बाहर होगी, या तो समाज में होगी। वो दिक्कत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो क्राइम भी बढ़ेगा, लीगल इशू भी बढ़ेंगे। तो लीगल इशू बनने के बाद यू टर्न होना बहुत टफ है। तो लीगल इशू तो हो जाता है, वो एंड में होता है, उससे पहले सोशल इशू बनते हैं। सोशल इशू के पहले ये साइकोलॉजिकल इशू होता है। तो हम क्यों नहीं साइकोलॉजिकल इशू जो रूट कोज है उसी को हम हेल्दी वे बनाए, जिससे कम तकलीफें बने खड़ी हो लाइफ में। तो इसके लिए हमें साइकोलॉजिकली अवेयरनेस, माइंड मैनेजमेंट जानना ज़रूरी है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आप इसके रिसर्च डेटा कहीं पे ढूंढना चाहेंगे कि पेरेंटिंग के इशू क्या बनते हैं, बच्चे में क्या दिक्कत होती है, पेरेंटिंग के कारण कैसे पर्सनालिटी बनती है, एनवायरनमेंट की इफेक्ट क्या बच्चों पे होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और उनके पर्सनालिटी ट्रेट या तो उनके नेचर के कारण क्या दिक्कत होती है, और ऐसे बच्चे में सोशली क्या इशू क्रिएट होते हैं, या तो क्राइम कैसे बनता है, अल्कोहल एडिक्शन कैसे बनता है, उनके रिसर्च बहुत सारे हैं। तो आप वो रिसर्च अलग से पढ़ सकते हैं। ये वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया, और इसके कारण क्या होता है कि मेडिकल लीगल जो इशू बनते हैं तो वो भी प्रिवेंट हो पाए। इसके लिए आपका और मेरा उद्देश्य यही है कि समाज बेहतर बने, अपना देश बेहतर बने, हम खुद बेहतर बने, हमारा फैमिली बेहतर बने, हैप्पी रहे। वही हमारा उद्देश्य होता है, हम हेल्दी रहे, बराबर। और हम जो पास ऑन करते हैं हमारा नॉलेज और हमारा इमोशन ही पास करते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी पास ऑन करके नहीं जाते जो परमानेंट हो। आज आपने जो सिखाया, मेमोरी डाली, वो उसके बच्चे में वो लाइफ टाइम रहती है। प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बॉडी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। सिर्फ मेमोरी और नॉलेज वो पास ऑन करते हो, वो वैसा रहता है। तो फिर हम वैसी मेमोरी क्रिएट करवाए जो अच्छी हो, जो बेहतर हो, बनाए नेक्स्ट जनरेशन को। ऐसा ही नॉलेज पास ऑन करे जो बेहतर बनाए लोगों को, अपने लोगों को भी बेहतर बनाए। ऐसे इमोशन रखे जो सामने वाला इंसान को टफ कंडीशन नेचुरली कुछ आ गए तो अपने आप को बेहतर बना पाए, इतना उसको एबल बनाए, उसको इतना मजबूत बनाए। वैसे इमोशन हम क्यों ना पास करें। और ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अपने लोग हैं तो उसको वो सब चीज़ सही मान लेनी, नॉर्मलाइज कर लेना, वैसा भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो तो हमारी अनहेल्दी वे है ना। तो हमें वो भी बदलना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको अगर हमारी ये चैनल पसंद आए, आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए, तो आप प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में हम साइकोलॉजिकल इशू, चाइल्डहुड के रिलेटेड चिल्ड्रन के इशू, हस्बैंड वाइफ के इशू, माँ बाप के रिलेटेड इशू, एडिक्शन के इशू, मेडिकल लीगल जो इशू बन रहे हैं रिलेशनशिप में, डाइवोर्स है, एलिमनी का है, सुसाइड अटेम्प्ट है, मर्डर है, बराबर। फिर जो ब्लाइंड मतलब फेथ हीलिंग, अंधश्रद्धा के साथ जुड़े, ऐसे वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल इलनेस है, साइकोटिक बीमारी है, न्यूरोटिक इलनेस है, डिप्रेशन, ओसीडी, साइकोटिक बीमारी है, एडिक्शन के साथ जुड़ी बीमारी है, बच्चों के साथ जुड़ी बीमारी है, कपल की इशू के साथ जुड़ी बीमारी है, सेक्सुअल नॉलेज के अभाव के कारण या तो सेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण जो जुड़ी तकलीफें हैं, फिजिकल इलनेस जो माइंड से जुड़ी होती है, मोर देन 60% इलनेस, बराबर। तो उसके बारे में हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। और आप, हमारा चैनल का उद्देश्य है कि आप हेल्दी रहो, समाज को हेल्दी बनाओ, जिससे आप अगर खुश हो तो वो खुशी दूसरे लोगों के साथ भी बटे, जिसमें हमें भी मिले, और हम भी ये चीज़ डेवलप करें तो हमें भी मिले और आपको तक भी पहुंचा पाए। हम खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रह पाएंगे, वो हमारा एक मोटो है। तो सिंपली मेरा एक मोटो है हमारे अस्पताल का कि जैसे कि मन ने जानो, जीवन ने मानो। मतलब कि अगर आप अपने मन के बारे में जान रहे हो, अपने इमोशन, थिंकिंग पैटर्न, अपने अपब्रिंगिंग, बिलीफ के बारे में, तो आप अपने जीवन को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, और आपके साथ लोगों के साथ भी आप वो फील कर पाएंगे। क्योंकि लोनली होना और अकेले रहना दोनों में बहुत डिफरेंट है। ज़िंदगी में एन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, सही तरह से मेमोरी अच्छी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और मेमोरी सिर्फ नेचर के साथ आती है, और नेचर में एक पार्ट हम हैं ह्यूमन बीइंग। तो हमें भी दूसरे लोगों की ज़रूरत रहती है। तो आप ये चीज़ समझिए और ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।